बड़ी खबर इस बीच जो आ रही है वो भी आप तक पहुंचा देते हैं। रूस पर अमेरिका ने एक बड़ा बयान दिया है। अमेरिका ने कहा है कि न्यूक्लियर डिटरेंट फोर्स की तैनाती पर जो बयान रूस दे रहा है दरअसल वो उसकी गीदड़ भभकी है। रूस ऐसे बयान देकर सिर्फ और सिर्फ दहशत का माहौल पैदा करना चाहता है। तो अमेरिका की तरफ से रूस के उस बयान पर यह टिप्पणी आई है कि जिस तरीके से रूस ये धमकी दे रहा है वो दरअसल एक गीदड़ भभकी है। रूस परमाणु हमले की धमकी से डर का माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका की तरफ से यह बड़ा बयान इस वक्त आपको बड़ी खबर आप बता रहे हैं। जिस तरह से रूस ने न्यूक्लियर फोर्स को अलर्ट पर रखने की बात कही थी उसे गीदड़ भभकी कह रहा है अमेरिका। ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता प्रणय इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। प्रणय, रूस लगातार जिस तरीके से धमकी चेतावनी दे रहा है, बता रहा है कि उसकी रणनीति क्या है, इसी बीच अमेरिका कह रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ गीदड़ भभकी है रूस की। देखिए, अमेरिका चाहे कुछ भी कहे, लेकिन रूस और अमेरिका के इस तनाव में खास तौर पर जिस तरीके से यूक्रेन मोहरा बना है, मैं आपको बताऊं मेरे ठीक पीछे इस समय यूक्रेन की राजधानी कीव है। और ये तस्वीर जो है, ये फिलहाल जो सन्नाटा है, इसको हर रह के थोड़ी थोड़ी देर के अंदर धमाकों की आवाज़ चीर रही है। ये शहर पिछले 24 घंटों से बिल्कुल एक तरीके से सीज में है, क्योंकि इसके चारों तरफ घेराबंदी कर दी गई है। पूरा शहर इस समय कर्फ्यू में है और अगले सुबह 8 बजे तक कर्फ्यू है, जिस पे आशंका जताई जा रही है कि ये कर्फ्यू और लंबा भी हो सकता है। और इस कर्फ्यू की वजह यह है कि इसके चारों तरफ से कोशिश हो रही है रशियन ट्रूप्स की, रशियन सैनिक कोशिश कर रहे हैं कि वो कीव के अंदर दाखिल हों। वहीं पूरा शहर या कहा जाए जो पूरी फोर्स है वो इस समय कीव को बचाने में लगी है। कीव का किला बचाने की जो सारी जद्दोजहद है वो इस समय चल रही है। शांति के प्रयास हो रहे हैं, बातचीत की कोशिशें हो रही हैं। बेलारूस का और यूक्रेन की बॉर्डर के ऊपर पर्याप्त एक जगह है जहां पर बातचीत होनी है दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच में। और मेदिंस्की, व्लादिमीर मेदिंस्की जो कि रूस के प्रतिनिधि हैं, वो प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई कर रहे हैं, उनकी अगुवाई में बातचीत होगी। यूक्रेन की तरफ से भी प्रतिनिधिमंडल वहां जाएगा। बातचीत की कवायदों के बीच में ही दोनों तरफ से पॉस्चरिंग हो रही है। एक तरफ रूस का ये कहना कि उसने अपने न्यूक्लियर डेटरेंस को भी एक्टिवेट कर दिया है, वहीं जो दिमित्रो कुलेबा हैं जो कि यूक्रेन के विदेश मंत्री हैं, उनकी तरफ से जो बयान दिए गए उसके अंदर कहा गया कि पश्चिम के साथियों ने हमारा बहुत साथ दिया है, हमें और ज़रूरत है और रूस के खिलाफ बेहद सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। बातचीत की मेज पर जाने से पहले दोनों तरफ से पॉस्चरिंग है, लेकिन बिना कंडीशन बातचीत की कवायद शुरू करने की को लेकर यूक्रेन भी राजी हुआ है और रूस भी राजी हुआ है। तो ऐसे में महत्वपूर्ण चीज़ ये होगी शिरीन की बातचीत कब और कहां और कैसे शुरू होती है, उसमें किन शर्तों पर समाधान का रास्ता निकलता है, बातचीत का एक दौर में समाधान होता है या उसके बाद अगले दौर भी होते हैं, ये महत्वपूर्ण चीज़ होगी। क्योंकि अगर ये ऐसा नहीं होता है तो दोनों तरफ से नुकसान का सिलसिला जारी है। निश्चित रूप से इसमें रूस को भी नुकसान हुआ है, क्योंकि रूस जितनी आसानी से सोच रहा था कि वो कीव में दाखिल हो सकता है वो भी नहीं हुआ है। लेकिन जिस तरीके से यूक्रेन शायद ये मान रहा होगा कि रूस की तरफ से कार्रवाई नहीं होगी, रूस ने उस कार्रवाई को अंजाम देकर ये बताया है कि वो ये ताकत रखता है। तो निश्चित रूप से ये एक बड़ा फ्लैश पॉइंट है। और जिस तरीके से ये फ्लैश पॉइंट देखिए, एक बार फिर धमाके की आवाज़ आई है और लगातार जब से हम यहाँ खड़े हैं लगातार तस्वीरों में भी दिख रहा है दूर से आती हुई धमाकों की आवाज़, और साथ ही आसमान में चमकती हुई बमबारी की जो तस्वीरें हैं वो यहाँ से देखने को मिलती हैं। तो निश्चित रूप से ये डर का, खौफ का जो मंजर है वो ये बताता है कि अगर ये लड़ाई रुकी नहीं तो इसका दायरा और बड़ा हो सकता है। जिस तरीके से दुनिया खेमों में बंटती नजर आ रही है, जिस तरीके से खास तौर पर यूक्रेन के खिलाफ यूक्रेन के साथ एक लामबंदी दिखाने की कोशिश हो रही है, यूक्रेन को हथियार देने की कोशिश हो रही है, ये वो तमाम चीजें हैं जो इस लड़ाई को और लंबा खींच सकते हैं। ऐसे में कोशिशें इस चीज़ को लेकर ज़्यादा होनी चाहिए और ये भी प्रयास हो रहे हैं कि ये बातचीत का समाधान का रास्ता कोई ना कोई फार्मूला इससे ज़रूर निकले। बेलारूस में जो बातचीत की कवायद शुरू करने की, लेकिन वो फार्मूला क्या निकलकर सामने आता है और क्या वो इस युद्ध के खात्मे की तरफ आगे बढ़ेगा, निगाहें इसी पर हैं और इंतजार भी इसी बात का हो रहा है। प्रणय, आपके पास मैं फिर से आऊंगी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिएगा और सुरक्षित रहिए, क्योंकि आप जिस तरह से बता रहे थे कि आपके आसपास वो आवाजें सुनी जा रही हैं, क्योंकि धमाके और ये कार्रवाई लगातार हो रही है कीव के आसपास। इन धमाकों को साफ सुना जा सकता है। बहरहाल चलिए दूसरी तरफ अब आपको लेकर चलते हैं रोमानिया, जहां से हमारे साथ पूनम जोशी वहां से जुड़ रही हैं। और पूनम जोशी उस जगह पर हैं जहां से जो लोग फंसे हुए हैं यूक्रेन में, उसके जरिए, रोमानिया के जरिए वहां से निकाला जा रहा है उन्हें। पूनम, एक बार फिर से आपके पास आऊंगी और जानना चाहूंगी कि अभी क्या हालात, क्या सिचुएशन और किस तरह की तस्वीरें हैं आपके आसपास।
हेनरी ओकांडा एयरपोर्ट पर खड़ी हूँ मैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स को सुबह से लाया गया है। लगभग 600 स्टूडेंट्स आए थे और उनमें से करीब 250 स्टूडेंट्स को एक फ्लाइट के द्वारा दिल्ली भेजा जा रहा है और बाकी जितने रह गए थे उन्हें हॉस्टल्स में भेज दिया गया है कल तक के लिए। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि आज रात को और लगभग 600-700 स्टूडेंट्स और यहाँ आए और फिर कल इन सबको जो है भारत भेजा जाएगा। तो पूनम ये महत्वपूर्ण जानकारी दे रही है। पूनम मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, आप कैमरे का फ्रेम थोड़ा अपना सही कर लीजिएगा ताकि हम आपको भी और उन तस्वीरों को भी सही तरीके से देख और सुन पाए। जी 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 श्योर। जी पूनम बताइए, आप बता रही थी कि 600 स्टूडेंट्स को रवाना किया जा रहा है जो विमान यहां से दिल्ली पहुंचेगा। जी लेकिन विमान में सभी 600 स्टूडेंट्स नहीं जा रहे हैं, केवल 250-300 स्टूडेंट्स विमान में भेजे जा रहे हैं। लेकिन बाकी के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें हॉस्टल में भेज दिया गया है और फिर और जो स्टूडेंट्स को यहाँ लाएंगे उन्हें फिर इकट्ठे एक साथ रवाना किया जाएगा कल। लेकिन जो दहशत जो इन स्टूडेंट्स के दिमाग में और जो इनकी बातों से झलक रही है, किसी ने बॉम्ब ब्लास्ट भी देखे हैं, किसी ने फायरिंग देखी है, किसी को बंकर में रहना पड़ा, तो बहुत बहुत चैलेंजिंग रहा इन स्टूडेंट्स के लिए। 20-20 किलोमीटर की वॉक करके ये लोग वहां पर पहुंचे हैं बॉर्डर तक। जाहिर तौर पर मुश्किल जरूर है, चुनौतियां कई तरह की सामने होंगी, लेकिन कोशिश यही है कि इस ऑपरेशन गंगा के तहत फंसे हुए छात्रों को सही सलामत वहां से भारत वापस लाया जाए। और पूनम जिस तरह की जानकारी दे रही है कि एक और विमान वहां से दिल्ली की तरफ रवाना होने वाला है। पूनम आप रहिएगा हमारे साथ, मैं आगे भी आपसे बातचीत करूंगी। एक बार फिर से हम ग्राउंड जीरो चलते हैं और ग्राउंड जीरो पर क्योंकि प्रणय वहां से ताजा अपडेट भी हमें दे रहे हैं। प्रणय, क्योंकि अब बातचीत की टेबल तक तो कम से कम दोनों देश पहुंचे हैं, खबर ये आ रही है कि दोनों देशों के प्रतिनिधि पहुंच चुके हैं, उससे जुड़ी हुई कोई जानकारी मिल रही है क्या? देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा कि बातचीत की प्रक्रिया शुरू हुई है। बेलारूस का एक पर्याप्त जगह है प्रिप्यात, और वो यूक्रेन और बेलारूस की बॉर्डर के ऊपर है। और इस जगह का बेलारूस की अहमियत मैं आपको बता दूं कि बेलारूस की अहमियत इसलिए भी है क्योंकि क्यों रूस बेलारूस में बातचीत करने की जिद कर रहा है। पहली बात तो ये कि बेलारूस और यूक्रेन दोनों ही सोवियत संघ का हिस्सा थे और बेलारूस की ही राजधानी मिन्स्क के अंदर वो समझौता हुआ था जो 2014 में क्राइमिया के ऑपरेशन के बाद शुरू हुआ था। और उस समझौते के तहत तय हुआ था कि डॉनबास के इलाके में यूक्रेन कुछ कदम उठाएगा रूस मूल के जो लोग हैं उनके हितों के संरक्षण के लिए। लेकिन अब यूक्रेन आरोप लगाता है कि रूस ने मिन्स्क इस एग्रीमेंट तोड़ा। वहीं रूस का यह आरोप है कि यूक्रेन ने वो वादे पूरे नहीं किए जो उसने मिन्स्क समझौते में किए थे। तो इसलिए ये बातचीत बेलारूस में हो रही है। राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको से बातचीत की और उसके बाद ही उन्हें यह कन्वे किया कि बातचीत के लिए यूक्रेन के प्रतिनिधि पहुंच रहे हैं। बिना किसी शर्त के ये बातचीत हो रही है। और मैं आपको लेकिन इस बातचीत के साथ साथ ये भी बता दूं कि बातचीत की कवायद के साथ साथ फिलहाल इस समय ये नज़र डालना ज़रूरी है कि कीव की तस्वीर इस समय कैसी नज़र आ रही है। इस समय आप जो देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ये राजधानी है यूक्रेन की कीव, जिसमें इस समय कर्फ्यू लगा हुआ है। और ये कर्फ्यू इतना सख्त है कि बाकायदा लोगों को कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति सड़क पर दिखता है और बिना पहचान के अगर दिखता है तो उसे दुश्मन माना जाएगा, उसे गोली तक मारी जा सकती है। ऐसे में लोगों के लिए खास इंस्ट्रक्शंस हैं। साथ ही इसके पूरे आसपास इस शहर के पूरे एक्सपेंस में, यानी आप देखें कि ये जो इमारत आपको दिख रही है ग्रे कलर की, ये यहाँ का विदेश मंत्रालय है। इसके पीछे जो नेपियर नदी का है उसका एक पुल है और इस शहर को जोड़ने वाले जो पुल हैं उनमें से एक पुल जो नॉर्थ वेस्ट की तरफ से आता है, उस पुल को खुद यूक्रेनी सेना ने नष्ट कर दिया है इस आशंका के चलते कि कहीं रूसी सेना उस पुल का इस्तेमाल न कर ले। इसके अलावा इस शहर के तमाम एक्सपेंस के ऊपर इस समय ऐसा सन्नाटा छाया हुआ है जैसा शायद इससे पहले कभी न रहा हो। इस सन्नाटे की बहुत बड़ी वजह यह है कि इस शहर के चारों तरफ जो है वो लगातार लड़ाई भी चल रही है, अलग अलग मोर्चों पर लड़ाई चल रही है। चाहे वेसेलिकीव एक जगह है जो यहाँ से 30 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये देखिए, मैं जब लाइव दे रहा हूँ उस दौरान भी धमाकों की आवाज़ लगातार रह कर आ रही है। हमने आसमान के अंदर
जो बमबारी है उसकी भी तस्वीरें कैप्चर की हैं अपने कैमरे पे। और इसके अलावा जो कॉम्बैट एयर पेट्रोल होती है विमानों की, वो भी दूर से देखी जा सकती है। इस कॉम्बैट एयर पेट्रोल के अंदर लगातार चैफ जो होते हैं वो फायर किए जाते हैं, ताकि कोई हीट सीकिंग मिसाइल अगर फायर की गई हो तो वो उससे डिस्ट्रॉय हो जाए। तो कुछ इस तरीके की तस्वीर फिलहाल नज़र आ रही है। तापमान शून्य के करीब पहुंच रहा है यहाँ पे, लेकिन सियासी तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है और इस समय तक अभी तक यहाँ पर बहुत ज़्यादा लाइटिंग भी नहीं है। और इसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि इस समय जब बमबारी का ख़तरा होता है, थोड़ी थोड़ी देर में सायरन बजते हैं। इन एयर रेड सायरन्स के चलते फ़िलहाल यहाँ लाइटें भी ज़्यादा नहीं जलाई गई हैं और शहर में कहा गया था कि अगर ज़रूरत पड़ती है तो लाइटें कम की जा सकती हैं, बंद की जा सकती हैं। तो इस एहतियात के साथ फ़िलहाल कीव इंतज़ार कर रहा है कि बेलारूस और यूक्रेन की बॉर्डर के ऊपर बातचीत की जो कवायद शुरू होगी उससे आखिर क्या नतीजा निकलता है, क्योंकि ये शहर इस समय खौफ में है, सीज में है। और जो शहर के अधिकतर लोग हैं वो इस समय मेट्रो स्टेशंस में ज़्यादा हैं। बहुत बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो यूक्रेन छोड़कर पश्चिमी बॉर्डर, जो खासतौर पर पोलैंड और रोमानिया या हंगरी से लगते हुए बॉर्डर्स हैं, स्लोवाकिया से लगते हुए बॉर्डर हैं, मोल्दोवा से लगते हुए बॉर्डर हैं, उन बॉर्डर्स की तरफ बढ़े हैं। क्योंकि ईस्ट की तरफ डॉनबास के इलाके यानी दानियास्क और खार्किव, इन तमाम इलाकों की तरफ से जो कार्रवाई हुई है रूस की, या हम कहें बेलारूस की तरफ से जो फौजें दाखिल हुई थी, जो कीव की तरफ बढ़ी थी, वो शहर को घेरने के लिए आगे बढ़ रही हैं। हालांकि बेहद सख्त रेजिस्टेंस रूस को भी सामना करना पड़ रहा है, खासतौर पर यूक्रेन की तरफ से। बिल्कुल, और कीव एक ऐसा जो कि इस वक्त सेंटर में है, क्योंकि ये बचाना चाहता है यूक्रेन कीव को, तो दूसरी तरफ रूस इस पर कब्जा करने की पूरी कोशिश कर रहा है। पूरे शहर में इस वक्त राजधानी है कीव, सन्नाटा पसरा हुआ है, लेकिन अगर इसे कोई तोड़ रहा है इस खामोशी को, तो वो धमाके जो रह रहकर सुने जा रहे हैं। देखिए, इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। रूस की परमाणु धमकी पर नाटो चीफ का ये बड़ा बयान सामने आया है। नाटो चीफ ने रूस की धमकी को गैर जिम्मेदाराना बताया और कहा कि ये बेहद भयानक है। बड़ी खबर है इस वक्त की, रूस का बयान गैर जिम्मेदाराना और भयानक। नाटो के चीफ की तरफ से ये बड़ा बयान दिया गया। दरअसल आपको बता दें कि रूस की तरफ से नाटो देशों को धमकी दी गई थी, जिस पर यह बयान सामने आया है कि रूस की जो परमाणु धमकी है उसे भयानक और बेहद गैर जिम्मेदाराना बताया। रूस के बयान पर नाटो चीफ की ये टिप्पणी। तो रूस लगातार धमकी दे रहा है, नाटो देशों को चेतावनी दे रहा है और उसी पर यह रिएक्शन सामने आया है। तो देखिए, रूस यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग का अंत कब होगा, कैसे होगा, यह सवाल इस वक्त हर किसी के जहन में घूम रहा है। कौन दोनों मुल्कों को जंग खत्म करने के लिए आखिर राजी कर सकता है? ऐसे हालात में दुनिया की नजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिकी हुई है। तो ऐसे मुश्किल हालात में प्रधानमंत्री मोदी के अब दुनिया के लिए संकट मोचक साबित हो सकते हैं। देखिए मेरे सहयोगी प्रणय उपाध्याय की यह खास रिपोर्ट। रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग। जंग में खेमों में बटी दुनिया। अमेरिका और यूरोप के देश यूक्रेन के साथ, तो रूस के पीछे खड़ा है चीन। क्या ये विश्व युद्ध की आहट है? कैसे थमेगा टकराहट का ये सिलसिला? क्या भारत दिखाएगा अमन की राह? भले ही ये जंग दो मुल्कों के बीच में हो रही है, लेकिन इस युद्ध में दुनिया के कई ताकतवर देश हिस्सा बन रहे हैं। ऐसे में अमन की उम्मीद बना है हिंदुस्तान। वो इसलिए क्योंकि भारत के दोस्ताना संबंध यूक्रेन से भी हैं और रूस से भी। उसका बरसों पुराना रिश्ता है। भारत आज की डेट में दोनों के साथ रिश्ते अच्छे होने की वजह से एक उनका अच्छा इंटरलोक्यूटर बन सकता है, क्योंकि ज़्यादा प्रॉब्लम जो हैं मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसट्रस्ट और सिक्योरिटी कंसर्न्स के कारण हुई हैं। उनको दोनों को एड्रेस करना चाहिए। बदलते हालात में भारत की भूमिका को पीएम मोदी भी समझ रहे हैं। जब चारों तरफ उथल पुथल मची हो, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, गिनतियां चलती हो, ऐसे में
भारत को ताकतवर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भारत मजबूत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? दोनों देशों से यही रिश्ता भारत की उलझन भी बना है और दुनिया के लिए उम्मीद भी। तभी तो यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर बात की है। जेलेंस्की ने पीएम मोदी को यूक्रेन के हालात की जानकारी दी। जेलेंस्की ने यूएन सुरक्षा परिषद में समर्थन की अपील भी की। पीएम मोदी ने हिंसा रोकने और बातचीत से मसला सुलझाने की अपील की है। दरअसल ये बातचीत उस दौर में हुई है जब सुरक्षा परिषद में रूस के खिलाफ लाए गए निंदा प्रस्ताव में भारत ने वोटिंग नहीं की। 11 सदस्यों ने इस प्रस्ताव के पक्ष में वोटिंग की थी। दरअसल निंदा प्रस्ताव में वोटिंग न करने के पीछे भारत की रणनीति साफ थी। भारत यदि किसी पक्ष को लेता तो जाहिर है कि इसका जो नकारात्मक असर किसी भी महाशक्ति के साथ संबंध में पड़ सकता था, ये भी एक कंसिडरेशन है। दूसरा ये भी एक कंसिडरेशन है कि भारत यदि किसी का पक्ष लेता तो इससे जो राष्ट्रों के बीच में विश्वास का संकट पैदा होता जा रहा है, जो नए शीत युद्ध का खतरा पैदा होता जा रहा है, उसको बढ़ावा मिलता। भारत जो कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है, उसका जो स्टैंड है, उसका जो रुख है, वो हमेशा से सकारात्मक रहा है। भारत विश्वास को बढ़ाना चाहता है, खाई को जो है पाटना चाहता है। यूक्रेन को भी भारत रूस के रिश्तों की गहराई का अंदाजा है। तभी तो भारत में यूक्रेन के राजदूत इगोर पोलिखा ने जंग के शुरुआती दिनों में ही पीएम मोदी से राष्ट्रपति पुतिन से बातचीत करने की गुहार लगाई थी। We are pleading for the strong voice of India. In this case, one of the most powerful and respected world leaders is Modi ji. We are expecting that Modi ji will try to influence somehow Putin. We shall be also most grateful to the Modi ji for some words of support. उसी रात प्रधानमंत्री मोदी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से बात की थी। इस बातचीत में पीएम ने जंग रोकने के लिए बातचीत का रास्ता इख्तियार करने की राय पुतिन को दी थी। इसमें कोई शक नहीं है कि ऐसे माहौल में जब दोनों खेमे बातचीत के लिए राजी नहीं हैं, भारत जैसे दोनों के मित्र देश की भूमिका बढ़ी हुई है। रूस और यूक्रेन के बीच शांति के प्रयासों के लिए भारत अगर दोनों देशों को बातचीत की टेबल पर लाने की कोशिश करे तो रूस के लिए उसके पास क्या प्रस्ताव हो सकता है? रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन तो इस बात पर अड़े हैं कि यूक्रेन नाटो में शामिल न होने का भरोसा दे। साथ ही राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के खिलाफ भी उनका रुख बेहद कड़ा है। ऐसे में रूस को यूक्रेन के साथ बातचीत करने या समझौते के लिए मनाना बेहद मुश्किल है। पहले प्रधानमंत्री मोदी ने बात की उससे राष्ट्रपति पुतिन के साथ और उनको कहा कि बताइए क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या कब से आइए डायलॉग और डिप्लोमेसी के जरिए, क्योंकि ये बड़ी पावर्स हैं और बड़ी पावर्स के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा बड़ी होती है। लेकिन उनके अपने जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट होते हैं, अपने सिक्योरिटी इंटरेस्ट होते हैं और जैसा हमने देखा कि नेटो का एक्सपेंशन उनका सबसे बड़ा मेजर मुद्दा है। पूरी दुनिया अब इस युद्ध को रोकने के लिए भारत की तरफ देख रही है। भारत का रुख साफ है, वो चाहता है कि दोनों पक्ष अमन का रास्ता चुने, लेकिन किसी एक पाले में जाने का रिस्क कूटनीतिक लिहाज से ठीक नहीं है, क्योंकि अगर भारत यूक्रेन के पक्ष में जाता है तो चीन का खतरा बढ़ेगा और रूस के पाले में जाता है तो अमेरिका की नाराजगी का। कीव से मनोज यादव के साथ प्रणय उपाध्याय की रिपोर्ट। रोमानिया बॉर्डर पर भारतीय दूतावास की तरफ से हेल्प डेस्क बनाए गए हैं और साथ ही रोमानिया के लोग भी छात्रों को मुफ्त में खाना पीना मुहैया करवा रहे हैं। रोमानिया बॉर्डर पर छात्र निर्देश दोषी ने एबीपी न्यूज के लिए एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भेजी है, वो आपको दिखाते हैं। एकदम किसी को मेला होना उस टाइप की चीज़ है। सारे लोग जो है वो बहुत मदद कर रहे हैं, सामने से आके पूछ रहे कि क्या चाहिए। इंडियन एम्बेसी का जो कैंप है वहाँ से जो है वो एयरपोर्ट बच्चे को अभी बॉर्डर क्रॉस करवा के, क्योंकि 6-7 घंटे लगे बॉर्डर क्रॉस। इन्होंने तो कैंप लगाया है, इसमें से आपको जो भी चीज़ चाहिए वो आप ले सकते हैं, इसका आपको किसी को कुछ पे नहीं करना। रोमानिया में पहुँच गए और ये जो होटल है वो यहाँ पे एम्बेसी ने जो रुकवाया है, इस तरीके से कैंप में खाना पीना और रहने की व्यवस्था है। Tell you that everything is free. Everything is free for you. We are here to help you. Oh, thank you very without much. any charges. There are very good olives.
हाँ, थैंक यू वेरी मच। And our vegetables. तो ये लोग जो है वो यहाँ पे बहुत कैंप लगा रखा है जो बिल्कुल फ्री में जो है वो लोगों की मदद कर रहे हैं, जिसमें कोई भी चार्ज नहीं ले रहे हैं। ये जो भी चीज़ आपको यहाँ से आप ले सकते हो, जिसमें आपको कोई भी पैसा नहीं देना है। तो ये जो रोमानिया के जो लोग हैं वो मदद कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। यहाँ पे एप्पल और केले भी हैं तो आप ले सकते हैं। तो ये तस्वीरें आपने देखी रोमानिया से, जहां पर जो रोमानिया के लोग हैं वो फंसे हुए छात्र जो वहां पहुंच रहे हैं उनकी मदद के लिए खाने पीने की चीजें मुहैया करा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।